हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन और उसके आगे के पोर्शन पर। तो डी ब्रोगली वेव इक्वेशन और उसके आगे का क्या क्या पॉइंट, क्या क्या टॉपिक्स हैं उस पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि थ्योरी वाला पूरा पोर्शन फिनिश हो जाए इस लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके इस यूनिट को फिनिश कर लें और अपना सेकंड यूनिट, अगला यूनिट स्टार्ट करें। ठीक है, तो देखिए अभी तक हम लोगों ने बात किया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। तो मैक्स प्लैंक ने ये कहा कि द emission or absorption of radiation energy do not takes place continuously। विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण एक सतत प्रक्रम नहीं है। emission और absorption of radiation energy do not takes place continuously। दूसरी बात ये कहा कि the emission or absorption is always takes place in form of definite packets of energy। विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण ऊर्जा के निश्चित बंडलों के रूप में होता है। इट इज नोन एज क्वांटा। इंडेफिनेट इन फॉर्म ऑफ डेफिनेट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इट इज नोन एज क्वांटा। और इसके बाद कहा कि रेडिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएंट। रेडिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएंट। विकिरण ऊर्जा विकिरक की आवृत्ति के समानुपाती होती है। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू आर इक्वल टू एच न्यू। तो ये आया निकल करके पूरा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। और उसके साथ ये कहा कि जो भी परफेक्टली एब्जॉर्बेंट होगा, जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होगी, वो सबसे अच्छा एब्जॉर्बर होगी और वही सबसे अच्छा इमिटर भी होगी। तो एक परफेक्ट एब्जॉर्बर जो होता है एक परफेक्ट इमिटर भी होता है। तो इट इज द थिंग्स रिलेटेड विद द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उसके बाद बात किया हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक पर, that is photoelectric effects। So this phenomena is the ejection of free electron from metal surface। किसी मेटल के सरफेस पर जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट आकर के लाइट एनर्जी पार्टिकल्स उससे स्ट्राइक करते हैं, तब मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकल करके बाहर जाते हैं। और इस फिनोमेना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इजेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस when light of suitable frequency strikes on it is called photoelectric effect। तो यहां तक हम लोगों ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी बात कर लिया था। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट ग्रुप है अल्कली मेटल्स वाला जो ग्रुप है, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस सेल में और जिनका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है, तो सीजियम जो मेटल है वो बेस्ट फोटो इलेक्ट्रिक एमिटर होगा, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन वो रिलीज करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे ड्यूअल नेचर ऑफ द पार्टिकल के बारे में। तो ड्यूअल नेचर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ड्यूअल नेचर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल वाज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय डी ब्रोगली। ड्यूअल नेचर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को ऑब्जर्व किया डी ब्रोगली ने। देखिए अभी तक जैसे इलेक्ट्रॉन था, तो बोर्स मॉडल में इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल शो होता है। इलेक्ट्रॉन इज लाइक अ पार्टिकल इन बोर्स मॉडल बिकॉज इट रिवॉल्व इन द सर्कुलर पाथ ऑफ डेफिनेट एनर्जी। तो वहां पे वो पार्टिकल जैसा शो हो रहा था। तो ओनली दैट concept show the microscopic particle only as a microscopic particle as only as a particle. But according to the dual nature, first time it is observed that the microscopic particle are having dual nature, and that is its particle nature and its wave nature। तो पार्टिकल नेचर के जैसा भी शो करेगा और वेव नेचर के जैसा भी शो करेगा। मैंने आपको ये भी बोला कि उसको ध्यान रखने के लिए क्या ध्यान रखेंगे हम लोग, ऐसा स्टेटमेंट बोलते हैं, लाइट इज कम्स इन फॉर्म ऑफ वेव्स एंड इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। लाइट हमारे पास सन से अर्थ तक वेव्स के फॉर्म में आती है। फिर हम ऐसा कहते हैं कि the light waves are made up of small particle of energy is called photon, and this was experimentally proved by Davisson और जर्मर। Davisson और जर्मर नाम के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूव किया कि जो लाइट के पार्टिकल हैं उसमें वेव नेचर और पार्टिकल दोनों नेचर होता है। वेव नेचर और पार्टिकल दोनों नेचर होता है। इन मोशन, जब वो गतिशील अवस्था में होते हैं, इन मोशन इट शो द नेचर ऑफ वेव। तो जब वो गतिशील अवस्था में होते हैं तब तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, इट बिहेव्स एज वेव।
वेर इन पोजिशन ऑफ रेस्ट इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल, और जब स्थिर अवस्था में होते हैं तब वो कण की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से लाइट की तरीके से ही बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जो होती है, इट शो द डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, जो कि लाइट की प्रॉपर्टी है, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ठीक है। दोनों ही प्रॉपर्टी जो लाइट में है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन भी शो करता है। तो द इलेक्ट्रॉन शो द डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस विच जस्टिफाई इट्स वेव नेचर, जो कि उसके वेव नेचर को जस्टिफाई करता है। एन इलेक्ट्रॉन इज एबल टू रोटेट लाइट पैडल व्हील, और इलेक्ट्रॉन लाइट पैडल व्हील को रोटेट करता है, जो कि उसके पार्टिकल नेचर को शो करता है। तो हमने कल बात कर लिया था, कहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ड्यूअल नेचर को किसने ऑब्जर्व किया, डी ब्रोगली ने। किसने उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, डेविसन और जर्मर ने, ठीक है। तो क्या क्या बात ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन इज एबल टू रोटेट, इलेक्ट्रॉन ऐसा हम लोग कह लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। कैथोड रेज हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज आर एबल टू रोटेट, लाइट पैडल व्हील। तो अगर कैथोड रेज के रास्ते में कोई पैडल व्हील आ जाएगा या लाइट, आप समझ लो फैन वगैरह जैसी कोई चीज आ जाएगी, तो ये क्या करेगा, इसको रोटेट कर देगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज आर एबल टू रोटेट लाइट पैडल व्हील, और इट जस्टिफाई द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट जस्टिफाई द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मूवमेंट देना पार्टिकल नेचर को जस्टिफाई करता है, इट जस्टिफाई द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज अ पार्टिकल। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, एक और बात ध्यान रखना है, वो ये है कि सेकंड, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन शो, बीम, जब इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ चलेंगे तो वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन या वेव के फॉर्म में होते हैं। तो मैंने आपको बोला है कि इसको ध्यान रखना है, रेस्ट पोजीशन में पार्टिकल और मोशन में हमेशा वो कैसा बिहेव करेंगे, वो बिहेव करेंगे वेव के जैसा, तरंग के जैसा बिहेव करेंगे, बिहेव्स एज अ वेव, है ना। तो क्या हो गया, अगली बात जो हमको और याद रखना है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन शो, और जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन शो डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन शो डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। और ये दोनों पार्टिकल किसकी, ये दोनों प्रॉपर्टी बेसिकली किसकी प्रॉपर्टी है, लाइट की प्रॉपर्टी है ना। लाइट भी पार्टिकल नेचर की होती है, वेव नेचर की भी होती है, तो किसी वेव की ये प्रॉपर्टी है दोनों। तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन शो द डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस विच जस्टिफाई इट्स वेव नेचर, विच जस्टिफाई इट्स वेव नेचर, जो कि उसके तरंग प्रकृति को व्यक्त करता है। इंटरफेरेंस व्यतिकरण बोलते हैं इसको हिंदी में, है ना। तो डिफ्रैक्शन विवर्तन और व्यतिकरण प्रदर्शित करता है, जो कि उसकी तरंग प्रकृति को व्यक्त करता है, उसके वेव नेचर को शो करता है। तो ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, इसलिए मैंने नोट कर दिया है, ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल भी है और वो वेव भी है। जब वो रेस्ट में है तो पार्टिकल है, और जब मोशन में है तो वो वेव के जैसा बिहेव करेगा। अब हम बात करेंगे डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन के बारे में। तो टॉक अबाउट डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन। डी
ब्रोगलीज वेव इक्वेशन, डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन, डी ब्रोगली का तरंग समीकरण, डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन? तो क्या क्या ध्यान रखना है? पहली बात, E इक्वल टू एम, ऐसा ध्यान रखेंगे आप, एक लाइन पहले हम लोग लिख लेते हैं डी ब्रोगली वेव इक्वेशन को डिराइव करने से पहले। तो विद द हेल्प ऑफ प्लैंक्स इक्वेशन, with the help of Planck's equation, E equal to h nu, and with the help of Planck's equation E equal to h nu and de Broglie's equation, oh no, with the help of Planck's equation E equal to h nu, प्लैंक का इक्वेशन हो गया E equal to h nu, with the help of Planck's equation E equal to h nu and आइंस्टाइन्स इक्वेशन मैच मिलाएंगे इसमें, आइंस्टाइन्स इक्वेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर। तो ये दो डिफरेंट साइंटिस्ट के इक्वेशंस, विद द हेल्प ऑफ प्लैंक्स इक्वेशन E इक्वल टू h nu एंड आइंस्टाइन्स इक्वेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर। डी ब्रोगली derive a equation, de Broglie derive a equation between wavelength and momentum, of moving microscopic particle, wavelength and momentum of moving microscopic particle। तो दिस इज द क्राइटेरिया। अब यहां से आगे हम बात करते हैं। तो क्या हुआ, विद द हेल्प ऑफ प्लैंक्स इक्वेशन E इक्वल टू h nu, प्लैंक के समीकरण H इक्वल टू E इक्वल टू h nu और आइंस्टाइन के समीकरण E इक्वल टू mc स्क्वायर के आधार पर डी ब्रोगली ने तरंग, वेवलेंथ और मोमेंटम, तरंग दैर्घ्य और संवेग में संबंध स्थापित किया। किसके लिए? मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, सूक्ष्म गतिशील कण के तरंग दैर्घ्य और संवेग में संबंध स्थापित किया, ऐसा कहना चाहिए इसको, है ना। तो आगे के पोर्शन पे देखते हैं, अब इक्वेशन को डिराइव करने का काम करेंगे, है ना। तो देखो अगला जो पोर्शन है वो कैसा रहेगा। पहली बात आ गई थी डी ब्रोगली आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग या प्लैंक्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग, देख लो E इक्वल टू h nu, ये था प्लैंक्स इक्वेशन, है ना, दिस इज द प्लैंक्स इक्वेशन, ये था आपका प्लैंक्स इक्वेशन। और दूसरा E इक्वल टू mc स्क्वायर, दिस इज आइंस्टाइन्स इक्वेशन। सेकेंड इज द आइंस्टाइन्स इक्वेशन। अब अगर दोनों को आप लेके जाओ तो E इक्वल टू mc स्क्वायर और E इक्वल टू h nu, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग आप जाओगे तो क्या हो गया, h nu इक्वल टू mc स्क्वायर, एंड न्यू के बारे में हमें पता है, न्यू इक्वल टू व्हाट, c बाय लैम्डा, द वेलोसिटी ऑफ लाइट बाय द वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो न्यू इक्वल टू व्हाट, c बाय लैम्डा। तो यहां से क्या हो जाएगा, hc बाय लैम्डा, मतलब न्यू की जगह हमने c बाय लैम्डा को पुट कर दिया, तो क्या हो गया, hc बाय लैम्डा इक्वल टू mc स्क्वायर। तो एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपके पास h। अगला जो पॉइंट आपके बचा है, आपके पास बचा है, अगर लैम्डा को आप ऊपर ले लो तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, h अपॉन m इंटू सी, लैम्डा को अपर साइड पे ले लो तो क्या बचेगा, h अपॉन m इंटू सी, ठीक है। अब दिस इक्वेशन इज फॉर फोटोन, दिस इज फॉर फोटोन।
ये इक्वेशन किसके लिए आ रहा है? फोटोन के लिए आ रहा है, बिकॉज c is the velocity of light, c is the velocity of light, क्योंकि c यहाँ पे क्या है? लाइट का वेलोसिटी है, बिकॉज c is the velocity of light, so this equation is for photon। ये इक्वेशन किसके लिए आ गया? फोटोन के लिए आ गया। अब यहाँ पे एक कंडीशन डालना है ना, तो ऐसा ध्यान रखना है, if velocity of microscopic particle, velocity of microscopic particle, velocity of microscopic particle, अगर किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का वेग, मतलब सूक्ष्म कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर है, हालांकि प्रैक्टिकली आपको पता है कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के बराबर नहीं हो सकती है, लेकिन कंडीशन इज देयर, ओके। तो इफ द वेलोसिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज इक्वल टू velocity of light, equal to c, okay, this is the velocity of light, तो किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की वेलोसिटी अगर लाइट के वेलोसिटी के इक्वल है, नाउ यू कैन से लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, तो v को हमने रिप्लेस कर दिया v से, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड m into v is the momentum, m into v is the called m into product of m into v, m into v is the p, it is momentum, okay, mass into velocity is called momentum, product of mass into velocity is the momentum, so lambda equal to h by p, और ऐसा भी हम लिख सकते हैं lambda is reciprocal to p, lambda is reciprocal to p, it means the velocity, the wavelength of a moving microscopic particle is reciprocal to its momentum. The wavelength of moving microscopic particle is reciprocal to its momentum. किसी सूक्ष्म गतिशील कण का तरंगदैर्घ्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये आ गया यहां से डेरिवेशन से आपका, ठीक है। द wavelength of moving microscopic particle is reciprocal to its momentum, तो ये है प्लैंक्स इक्वेशन, और आइंस्टाइन्स इक्वेशन को कंबाइन करके डी ब्रोगली ने वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन डराइव करके दिया, दिस इज लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p और लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, है ना, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। अब इसको थोड़ा सा और आगे कैरी ऑन करते हैं, तो देखो काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, इसको जरा काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर दें, एक लाइन और आगे कैरी ऑन कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो नाउ mv स्क्वायर, ये दो यहां पे मल्टीपल में आ जाएगा, mv स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी यहाँ प्रोडक्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो mv स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, यार और कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, v स्क्वायर, अब इसको बाहर कर दिया तो 2 इंटू के, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाय m, है ना। तो v की जो वैल्यू होगी v इक्वल टू अंडर रूट 2ke बाय m, ये आ गया v इक्वल टू रूट 2ke बाय m, तो दैट इज लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, तो यहां पे हम और क्या पुट कर सकते हैं, v की वैल्यू आपको क्लियर हो गई, रूट 2k बाय m, ठीक। तो लैम्डा इक्वल टू, कभी काइनेटिक एनर्जी दिया होगा तो हम यहां से जा सकते हैं ना, v कैलकुलेट करने के लिए या लैम्डा निकालने के लिए v की वैल्यू की जगह, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन m, और v की जगह क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2ke बाय m, 2ke बाय m, तो एक नया फॉर्मूला हो गया, बस ये है ना, ऐसा समझ लीजिए एक नया फॉर्मूला है जहां पे हमको जिसकी जरूरत अगर पड़ेगी क्वेश्चन में तो हम इसको यूटिलाइज कर लेंगे, इफ इट इज रिक्वायर्ड हम उसको यूज कर लेंगे क्वेश्चन में, अगर जरूरत पड़ी तो थोड़ा सा आगे हमने उसको कैरी ऑन कर दिया है, ठीक है ना। तो एक बात ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन। अब डी ब्रोगली के बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर, और अगला जो पॉइंट है वो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट पॉइंट है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो फिर से देखिए, अब फिर से आपको उसी बात को इमेजिन करना है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अभी तक जब तक हमने बोर्स मॉडल की बात की थी तब तक इलेक्ट्रॉन का पाथ, रिवॉल्यूशन का पाथ इलेक्ट्रॉन का फिक्स था, वो सर्कुलर पाथ ऑफ डेफिनेट एनर्जी पर रिवॉल्व कर रहा था। लेकिन जैसे ही डी ब्रोगलीज ड्यूअल नेचर आया और इसको डैविसन और जर्मर ने प्रूव किया, तो ये बात प्रूफ हो गई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल पार्टिकल नेचर का नहीं होता है, बट इट इज इन वेव, इट इज ऑल्सो शो द वेव नेचर, ये वेव नेचर भी शो करता है। तो इसकी वेलोसिटी अब इतनी फास्ट होगी, इट्स वेलोसिटी इज वेरी फास्ट, ओके। ड्यू टू इट्स फास्ट वेलोसिटी it is not possible to identify that position and its momentum both simultaneously with absolute accuracy। तो हाई वेलोसिटी के कारण इस बात को जस्टिफाई, साथ साथ जस्टिफाई कर पाना, साथ साथ 100% करेक्ट जस्टिफाई करना कि वो किस पोजीशन पर है और वहां पर उसकी क्या वेलोसिटी है या अगले मूवमेंट क्या होने वाला है, इट कैन नॉट बी जस्टिफाई। ठीक है, तो ट्रेजेक्टरी पाथ के बारे में बात करता है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्योंकि यहां पर यह बात जस्टिफाई हो चुकी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल और केवल पार्टिकल नेचर का नहीं होता है, उसके अंदर वेव नेचर भी होता है। ठीक है, तो किसी भी वेव में, वेव इज द मूविंग पार्ट, तो हाई वेलोसिटी से चलेगा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, उसके कारण उसके वेलोसिटी और उसकी पोजीशन दोनों को एक साथ जस्टिफाई, सही जस्टिफाई कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो अब हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ओके। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। और क्या ध्यान रखना है, द पोजीशन एंड मोमेंटम, द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, microscopic particle, the position and the momentum of moving microscopic particle cannot be calculated together, cannot be calculated together, cannot be calculated together with 100% और एब्सोल्यूट बोलते हैं इस कंडीशन को, एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड टुगेदर विथ 100% और एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, ओके। तो दिस इज द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इसको जरा हिंदी में समझ ले, क्या बात होगी हिंदी में। द पोजीशन एंड द मोमेंटम, किसी सूक्ष्म गतिशील कण के स्थिति और संवेग का, सूक्ष्म गतिशील कण के स्थिति और संवेग का एक साथ पूर्ण सत्यता से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड टुगेदर विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। और मैंने आपको बताया कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, इट्स वेलोसिटी इज वेरी फास्ट, उसका वेग बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत तीव्र होता है, तो वो किस मूवमेंट पर कहां होगा उसको जस्टिफाई करना, उसकी पोजीशन और वेलोसिटी दोनों को सही जस्टिफाई करना पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि जब ये बात जस्टिफाई हो गई कि इलेक्ट्रॉन के अंदर पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी होता है, तो हाइजेनबर्ग वहां पर एप्लीकेबल होगा उसके लिए। ठीक है, तो
the position and the momentum of moving microscopic particle cannot be calculated together with absolute accuracy. किसी भी सूक्ष्म गतिशील कण के स्थिति और संवेग का एक साथ पूर्ण सत्यता से निर्धारण नहीं किया जा सकता है, ये बात कहा था हाइजेनबर्ग ने. तो दिस इज द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. अब इसके एस्पेक्ट पे बात करते हैं जो एविडेंसेस है इसके न्यूमेरिकल. तो डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन. डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू और ग्रेटर देन h by 4 pi. इट इज कांस्टेंट. h by 4 pi इज द कांस्टेंट. ठीक है, तो h by 4 pi यहां पर कांस्टेंट है. तो अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन और अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम, द प्रोडक्ट ऑफ uncertainty of position and uncertainty of momentum is equal or greater than h by 4 pi, value of h by 4 pi. okay, तो uncertainty of position और uncertainty of momentum का जो प्रोडक्ट होगा वो h by 4 pi की वैल्यू के बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है, मतलब नेवर लेस देन h by 4 pi. और न्यूमेरिकली जब हम क्वेश्चंस करते हैं तब हम उसको h by इक्वल टू h by 4 pi कंसीड कर देते हैं. ठीक है, इट इज प्रैक्टिकली ग्रेटर देन आर इक्वल टू h by 4 pi, बट न्यूमेरिकली मैंने कहा कि जब हम क्वेश्चन लगाएंगे देन इट इज कंसीडर्ड टू बी h by 4 pi. ओके, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी. एम डेल्टा वी क्योंकि मास तो पार्टिकल का चेंज होगा नहीं, ओनली वेलोसिटी इज चेंज. ओके, इज इक्वल आर ग्रेटर देन h by 4 pi. तो दिस इज द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. और हम सभी डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग सभी पर कुछ कुछ क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अभी हम लोग पहले इधर के थ्योरी पार्ट पर थोड़ा काम कर लें स्पीडली. तो दिस इज अबाउट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर हम लोगों ने क्वेश्चन भी कर लिए थे. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद हम लोगों ने डी ब्रोगली बेयर इक्वेशन कर लिया, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv और h by p. एंड देन हमने अगला जो टॉपिक किया हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ठीक है, अब हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद एक और टॉपिक जिस पे हमें थोड़ा सा काम करना है, श्रोडिंगर्स वेव मैकेनिकल मॉडल. श्रोडिंगर्स वेव मैकेनिकल मॉडल. श्रोडिंगर्स वेव मैकेनिकल मॉडल. श्रोडिंगर्स वेव मैकेनिकल मॉडल. क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, बस केवल ये बात हमको ध्यान रखना है. श्रोडिंगर्स वेव मैकेनिकल मॉडल. श्रोडिंगर का तरंग यांत्रिक सिद्धांत. श्रोडिंगर का तरंग यांत्रिक सिद्धांत. श्रोडिंगर्स वेव मैकेनिकल मॉडल है ना. तो श्रोडिंगर्स वेव मैकेनिकल मॉडल क्या कहता है, जैसे हमने एक बार ऐसी बात किया था कि the probability of finding of electron, the presence of electron, probability of presence of electron in orbitals is 90 to 95%. मतलब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 90 से 95% तक है, 90 to 95%. तो अगर किसी ने बताया होगा तभी तो हम इस बात को कह पाएंगे ना. तो दिस टाइप ऑफ दिस वाज जस्टिफाइड बाय श्रोडिंगर. श्रोडिंगर ने ये बताया कि कोई भी चीज जो नेचर है वो क्या है, इट इज इन फॉर्म ऑफ वेव. वो किस फॉर्म में है, वेव के फॉर्म में है. ठीक है, दिस वर्ल्ड इज द वाइब्रेशन वेव. ओके, तो अब यहां पर हम लोग श्रोडिंगर से रिलेटेड कुछ पॉइंट पर बात करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट है, वहां पे हम बात करेंगे. ठीक है, तो श्रोडिंगर्स वेव मैकेनिकल मॉडल, श्रोडिंगर का तरंग यांत्रिक सिद्धांत. तो ये क्या कहता है और किस किस बारे में बात करता है, उस टॉपिक पर हम बात करेंगे. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन around the nucleus, motion of electron around the nucleus, motion of electron around the nucleus is like a three-dimensional wave, is like a three-dimensional
3 dimensional wave. Okay, the motion of electron around the nucleus is like a 3 dimensional wave. नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉनों की गति, इलेक्ट्रॉनों का चक्रण, नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉनों का चक्रण त्रिविमी तरंग के रूप में होता है, त्रिविमी तरंग के रूप में होता है. द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज लाइक अ 3 डायमेंशनल वेव. तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते हैं जैसे कोई त्रिविमी तरंग चल रही हो, जैसे कोई 3 डायमेंशनल वेव चल रही हो. मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज लाइक अ 3 डायमेंशनल वेव. ठीक, एक बात तो ये ध्यान रखना है. तो ये बात भी यहां से प्रूव करता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है इट इज लाइक अ वेव. इलेक्ट्रॉन का मोशन वेव के जैसा है. और इसके लिए एक इक्वेशन दिया श्रोडिंगर ने, दैट श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन इज डेल्टा स्क्वायर साई बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई बाय डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई बाय डेल्टा जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एक्स स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इक्वल टू 0. तो दिस इज द श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन. डरने की जरूरत है नहीं क्योंकि इस पे कुछ न्यूमेरिकल आने वाला नहीं है, केवल इक्वेशन ध्यान रखना है. डेल्टा स्क्वायर साई बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई बाय डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई बाय डेल्टा जेड स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इक्वल टू 0. तो अब यहां पे देखो क्या क्या चीज है, जो इसके पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे. दिस इज द साइन ऑफ साई, दिस इज साई, PSI, वेव फंक्शन. इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है, कब वो ऐड करता है, कब वो सब्सट्रैक्ट करता है, ये चीजें हमको बॉन्डिंग में भी हेल्प करेगी. जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहां भी इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, तो इस पर अच्छे से ध्यान रखेंगे. साई इज द वेव फंक्शन. साई क्या है? वेव फंक्शन, है ना, तरंग फलन इसको हिंदी में बोलेंगे, वेव फंक्शन. डेल्टा का मतलब होता है पार्शियल, है ना. एक्स वाई एंड जेड आर प्लेन्स, डायरेक्शन होती प्लेन्स. एक्स वाई एंड जेड, लाइक एक्स वाई एंड जेड आर द प्लेन्स. ओके, एक्स वाई जेड आर द प्लेन्स. और भी चीजें बता देते हैं. पाई आपको पता है. m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो m क्या हो जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. m इज व्हाट? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है. m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. m क्या है यहाँ पे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, और अब क्या क्या बचा? h आपको पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और कैपिटल E माइनस बी बचेगा, है ना. सो हियर E इज द टोटल एनर्जी, E इज द टोटल एनर्जी एंड V इज द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा. ठीक है, E इज द टोटल एनर्जी एंड V इज द पोटेंशियल एनर्जी. तो दिस इज द पॉइंट्स रिलेटेड विद द श्रोडिंगर्स वेव मैकेनिकल मॉडल, है ना. तो ये तो हो गया श्रोडिंगर्स वेव मैकेनिकल मॉडल, और वो इक्वेशन हो गया उसका डेल्टा स्क्वायर साई बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई बाय डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई बाय डेल्टा जेड स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इक्वल टू 0. अब हमने बात कर लिया कि कौन सी चीज यहाँ पे किस चीज को प्रूव करती है. अब आगे बात करते हैं. तो अब इसका जरूरत क्या है? तो पहली बात, साई को अगर हम साई स्क्वायर से लिखेंगे, देखिए साई इज कॉल्ड वेव फंक्शन. साई को हम क्या कहते हैं? तरंग फलन, वेव फंक्शन. व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड बाय साई स्क्वायर. तो वन टाइम द क्वेश्चन इज दैट, एक बार क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ साई स्क्वायर. तो साई स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर है साई स्क्वायर, प्रायिकता कारक, प्रोबेबिलिटी फैक्टर which determines the density of electron, determines the density of electron in a particular volume, determine the density of electron in a particular
वॉल्यूम, जो कि एक निश्चित आयतन में इलेक्ट्रॉन के घनत्व को व्यक्त करता है, विच डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम, दैट इज द probability of presence of the probability of presence of electron in orbitals is 90 to 95%। जैसे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के मिलने या पाए जाने की संभावना 90 से 95% तक होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स इज 90 to 95%। अगली बात, इन एटम्स द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन atomic orbitals। In atoms the electrons are present in atomic orbitals। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन परमाणु ऑर्बिटलों में पाए जाते हैं। In atoms electrons are present in atomic orbital, where in molecules it is present in molecular orbitals। जबकि मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाते हैं। वेयर इन मॉलिक्यूल्स इट इज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका मतलब ये बात भी यहां पे जस्टिफाई हो जाएगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल अलग बात है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अलग बात है। ठीक, अगर हाइड्रोजन है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगा, और 2 हाइड्रोजन एटम है तो 1s1 1s1। लेकिन अगर दोनों मिलकर के H2 बनाएंगे तो कोई भी किसी को इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है। ठीक, तो उनको नया एनर्जी लेवल बनाना पड़ेगा। दे फॉर्म अ न्यू एनर्जी लेवल फॉर द पेयर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, दोनों हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन है, उसको कहां पे रखेंगे? ऐसी जगह पर उसको रखेंगे या ऐसी जगह पर ले जाएंगे जहां पर दोनों का बराबर बराबर कंट्रोल हो। एंड दैट न्यू ऑर्बिटल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, हम लोग बात करेंगे, ये सिलेबस में है हमारे, है ना, बॉन्डिंग में। ठीक, तो क्या ध्यान रखेंगे? इन एटम्स इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल, वेयर इन मॉलिक्यूल्स इट इज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में रहता है, और जब मॉलिक्यूल बनता है तब उसका इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाता है। देन इट्स इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तब उसका इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाता है। इट मींस बोथ आर द डिफरेंट थिंग। इसका मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल अलग बात है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अलग बात है। केवल ये बात हमको ध्यान रखना है। तो ये 2 चीजें जस्टिफाई हो गई। सॉरी, जस्ट वेव मैकेनिकल मॉडल ने ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, जो मोशन है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, इट इज लाइक अ 3 डायमेंशनल वेव। और इसके बाद इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल में और मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, this model justify the significance of principal quantum number, azimuthal quantum number and magnetic quantum numbers। यह सिद्धांत मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या के अस्तित्व को भी निर्धारित करता है। दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस और एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये कॉन्सेप्ट ये भी बताता है कि ये तीनों क्वांटम नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो एक अब यहां पे एक नई बात और आ गई है ना। दिस concept cannot show or cannot explain
द एग्जिस्टेंस ऑफ, कैन नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ये कॉन्सेप्ट चक्रण क्वांटम संख्या के अस्तित्व को व्यक्त नहीं कर पाया था। दिस कॉन्सेप्ट कैन नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये लास्ट पॉइंट जिसको हमने लिखा है, ये क्वेश्चन अबाउट 7 to 8 ईयर्स पहले आया कि श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल किस क्वांटम नंबर के एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई नहीं कर पाया था या शो नहीं कर पाया था। तो दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर, इट मींस प्रिंसिपल, एजीम्यूथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज जस्टिफाइड बाय द श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल, बट only the spin quantum number is not explained by the Schrodinger's wave mechanical model. Schrodinger's का wave mechanical model चक्रण क्वांटम संख्या के अस्तित्व को व्यक्त नहीं करता है। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ओके, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद द Schrodinger's wave mechanical model। ये Schrodinger's wave mechanical model से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हमने बात किया। ठीक है, उसके बाद फिर अब अगले टॉपिक पर हम बात करेंगे। एक टॉपिक अभी भी हमारे पास बचा हुआ है एंड दिस इज ऑल्सो वेरी लॉन्ग टॉपिक। और जब तक हम क्या काम करते हैं, जब तक हम डी ब्रॉगलीज वेव इक्वेशन पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो अगले टॉपिक, अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की। और उसके बाद स्पेक्ट्रम बचा हुआ है, तो स्पेक्ट्रम पर थोड़ा काम कर लेंगे, तो ये यूनिट हमारा फिनिश हो जाएगा। तो चलिए जरा एक क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिस इज रिलेटेड विद डी ब्रॉगलीज वेव इक्वेशन। इट मींस लैम्डा इक्वल टू h/mv पर रिलेटेड क्वेश्चन है। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, द क्वेश्चन इज मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, mass of an electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। किसी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 into 10 to the power minus 31 kg है। its velocity is 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड, 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड, और उसका वेलोसिटी 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड है। इट्स वेलोसिटी इज 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड। इट्स वेलोसिटी इज 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड। इट्स वेलोसिटी इज 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड। तो क्या काम करना है? कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। तो उसका वेवलेंथ हमको कैलकुलेट करना है, मतलब सीधा लैम्डा निकालना है। द फॉर्मूला इज लैम्डा इक्वल टू h/mv एंड हियर द वैल्यू ऑफ h इज 6.62 इंटू 10 to the power minus 34 जूल्स पर सेकेंड, और मास आपको गिवन है 9.1 इंटू 10 to the power minus 31 kg। वेलोसिटी इज गिवन 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड। तो 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से पावर आ जाएगी 10 to the power minus 28, और 10 to the power minus 28 को ऊपर कैरी करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 28, और 28 जब सब्सट्रैक्ट होगा, प्लस 28 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम minus 34, तो पावर इज -6। सो द समराइज्ड डाटा इज 6.62 by 9.1 into 10 to the power minus 6 and 9 7s are 63, 9 7s are 63। तो सीधा कैरी आउट किया मैंने, 9 7s are 63, 3 बचा तो 9 2s are 18, तो 0.72 into 10 to the power minus 6, तो 7.2 into 10 to the power minus 7। ओके, 7.2 into 10 to the power minus 7 is the order of वेवलेंथ। ये आ गया वेवलेंथ। तो वेवलेंथ है तो किस में होगी? मीटर में होगी। वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो 7.2 मीटर। आप एक बार एग्जैक्टली उसको कैलकुलेट आपको जरूर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम इस यूनिट को फिनिश कर पाएंगे, ये बात बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद डी ब्रॉगलीज
वेव इक्वेशन, डी ब्रॉगली के वेव इक्वेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन से, तो अगले लेक्चर में हमको थोड़ा कम ही काम करना पड़ेगा, जल्दी फिनिश करना है। तो दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। और अभी तक मुझे लगता है कि आपको अब केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आने लगेगा और आपको लगेगा भी कि बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, आराम से हम कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन, कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन, कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन, उस फोटोन का द्रव्यमान ज्ञात करना है। कैलकुलेट द मास ऑफ द फोटोन, mass of photon, its velocity is 3 into 10 to the power 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखिए यूनिट्स का हमको ध्यान रखना चाहिए, है ना। अब सेंटीमीटर पर सेकेंड है, मतलब मास आएगा ग्राम में, तो आपको एच की वैल्यू अर्क्स वाली यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना है। केजी मीटर पर सेकेंड में होगा तो आप एच यूज कर पाओगे 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल्स पर सेकेंड, जूल्स इंटू सेकेंड वाला, ओके। और अगर सेंटीमीटर में होगा तो आप या तो उसको मीटर में चेंज करो, और नहीं तो फिर आप सेंटीमीटर में यूज करोगे तो आर्क्स वाले एच की वैल्यू को यूज करना है आपको, ठीक है। तो 3 टू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और वेवलेंथ उसका दिया हुआ है, वेवलेंथ इज 3.6 आर्मस्ट्रॉन्ग। वेवलेंथ कितना है? 3.6 आर्मस्ट्रॉन्ग, ओके। तो क्या निकालना है? मास निकालना है। तो लैम्डा इक्वल टू व्हाट? एच अपॉन एम वी इज द फॉर्मूला, एच अपॉन एम वी। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच अपॉन लैम्डा वी, एच अपॉन लैम्डा वी, ओके। तो एच में इस बार 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 ले लेता हूं अर्क्स इंटू सेकेंड वाला, ताकि हमारा मास ग्राम में निकल जाए। और अगर आपको उसको केजी में लेना होगा तो ये मीटर में जाएगा और ये भी मीटर में जाएगा, ठीक है। तो नाउ 3 इंटू 10 टू द पावर 10, 3 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी 3.6 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो 3.6 आर्मस्ट्रॉन्ग मीटर में होता तो 10 टू द पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई होता, सेंटीमीटर में है तो 10 टू द पावर माइनस 8 से मल्टीप्लाई होगा, 10 टू द पावर माइनस 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 8। तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। तो पावर अब आपके पास यहां से आपके पास पावर बच गई है 10 टू द पावर 2, और 10 टू द पावर 2 को आप ऊपर कैरी करोगे तो हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2, ओके। और माइनस 2 हो गया तो 29 हो गया, और यह आ जाएगा आपका 3 3 9, तो 10 अबाउट 10 समथिंग, है ना, 10.8 इज देयर। तो 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 बाय 10.8, ओके, 10.8। तो 11 6 6, तो 6.6 टाइम आएगा, 0.6 समथिंग, है ना, 0.61। तो 0.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29, तो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 ग्राम इज द आंसर, ओके। तो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 ग्राम इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो माइनस 30 ग्राम, ओके। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्पेक्ट्रम और भी कुछ प्रॉब्लम्स, इन सभी टॉपिक। अभी हाइजेनबर्ग पे हमको क्वेश्चन करना है, तो पहले थ्योरी कर लेंगे, फिर हाइजेनबर्ग पे क्वेश्चन करेंगे, स्पेक्ट्रम पे क्वेश्चन करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू फिनिश द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके कमांडोज, थैंक यू।